सेकेंड ईयर क्लास। आज हम टॉपिक 14.3 यानी प्रैक्टिकल SHM सिस्टम्स को स्टार्ट करने लगे। देखिए बच्चे, यहाँ पर दो सिस्टम्स का जिक्र है। आज के लेक्चर में हम पहला देखेंगे मैस अटैच्ड टू एन इलास्टिक स्प्रिंग। ओके, सो ये भी आपका चैप्टर का लॉन्ग क्वेश्चन है ना। इसमें सबसे पहले आपने ना ये डायग्राम ही बनानी है। अब आप डायग्राम देखें तो आपके पास A डायग्राम है, फिर B है और फिर C है, और तरतीब भी यही होगी। सबसे पहले आप A को समझेंगे, देन B को और देन C को समझेंगे। और बच्चे, जैसा कि लॉन्ग में बताया गया हेडिंग में कि इसमें एक मैस होगा और उसको आपने अटैच किया होना है एक इलास्टिक स्प्रिंग के साथ। तो A डायग्राम देखें बच्चे, ये वो वाला स्प्रिंग चल रहा है और उसके साथ अटैच है ये वाला मैस। ठीक है, अभी ये नॉर्मल पोजीशन पे है, यानी यहाँ पे इसकी पोजीशन कहलाती है रेस्ट पोजीशन, या इसको आप क्या बोलते हो, मीन पोजीशन हमने बोला था। ठीक है, और हमने उसको O का नाम दे दिया। उसके बाद आपने इसको खींच कर A पोजीशन तक लेकर जाना है, जो कि ऊपर वाली डायग्राम में बताया गया। तो आप देख सकते हैं स्प्रिंग कितना यहाँ पर खुला हो गया है जब मैंने उसको खींच कर इस पोजीशन पर ले आया। और इस दौरान बेटे उसने, इस बॉडी ने x डिस्टेंस भी कवर किया। यहाँ पर मेंशन है x डिस्टेंस। ठीक है, अब बच्चे देखें, आप इसको इस O पोजीशन से A पोजीशन तक यानी इधर को पहले लेकर जा रहे हैं, तो क्या आप कोई फोर्स लगा रहे हैं? बिल्कुल, आप एक फ़ोर्स यहाँ पर लगा रहे हैं। जी बच्चे, हम साथ साथ ये डायग्राम खुद भी बनाते जाते हैं ताकि आपको ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग हो। देखिए, ये मैच पड़ा है M और ये A वाली डायग्राम है सबसे पहले। ठीक है, और ये यहाँ पर मैस स्प्रिंग के साथ जुड़ा हुआ है। अब बच्चे देखें, ये वाली मैंने B डायग्राम नीचे बनानी भी ऐसे चाहिए। तो अब मैं मैस को ना ऐसे दूर ले आया हूँ, तो यहाँ पे जो पोजीशन बनती है वो O कह लें, और अब इस पोजीशन को बोल लें A, यानी मैंने मैस को ऐसे खींच दिया। अब आप देख सकते हैं कि मैंने मैस को इस पोजीशन से उठाकर इतना डिस्टेंस कवर करवाया है, तो बेटे उसको x कह दें, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट कहते हैं इसको। मज़ीद ये कि मैंने यहाँ पर ना एक फ़ोर्स लगाई है, क्योंकि मुझे इस तरफ मैस को लेकर जाना था, तो मैंने यहाँ पर एक फ़ोर्स लगाई, दैट इज़ कॉल्ड अप्लाइड फ़ोर्स। मैंने यहाँ पर क्या लगाई? फ़ोर्स लगाई, अप्लाइड फ़ोर्स। और मैंने फ़ोर्स कहाँ से कहाँ तक लगाई? मैंने O पोजीशन से A पोजीशन मैस को लेकर जाना था, मुझे अप्लाई करनी पड़ी एक फ़ोर्स। अब बच्चे देखें ज़रा, ये जो फ़ोर्स आपने लगाई है ना F, जिसका क्या नाम है, अप्लाइड फ़ोर्स, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x होती है। मतलब आप जितनी फ़ोर्स लगाएंगे ये बॉडी उतना ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट कवर करती है। अगर मैं ज़्यादा फ़ोर्स लगाता तो ये बॉडी मज़ीद आगे यहाँ तक आ जाती ना, तो ज़्यादा x बनता। तो ये डायरेक्ट रिलेशन होता है कि फ़ोर्स जितनी लगाई जाएगी, डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस x उतना ज़्यादा कवर होगा। अब अगर मैं इस प्रोपोर्शनल के साइन को इक्वल में तब्दील कर दूं, तो जाहिर है मुझे यहाँ पर कांस्टेंट k लगाना पड़ता है ना। तो बेटे ये बन गया F इज़ इक्वल टू k, कांस्टेंट यहाँ पर आ गया, और ये x है। नाउ ये जो k कांस्टेंट है ना, इसका नाम है स्प्रिंग कांस्टेंट। इसका क्या नाम है? स्प्रिंग कांस्टेंट, क्योंकि हमने इसके अंदर यहाँ पर एक स्प्रिंग यूज़ किया हुआ है, और हर स्प्रिंग की एक वैल्यू होती है, कांस्टेंट वैल्यू, जिसको हम k से मेंशन करते हैं और जिसको हम स्प्रिंग कांस्टेंट कहते हैं। तो सवाल आता है, क्या दुनिया के तमाम स्प्रिंग की वैल्यू एक ही होगी जब कांस्टेंट कह रहे हैं? आंसर इज़ नो। स्प्रिंग की वैल्यू या कांस्टेंट वैल्यू डिपेंड करती है उसकी फ़िज़िकल स्टेट के ऊपर, यानी वो किस तरह का है, वो छोटा है, वो बड़ा है, वो सख्त है या वो नरम है। तो फिज़िकल स्टेट के ऊपर या उसकी कह लें नेचर के ऊपर डिपेंड करती है कांस्टेंट की वैल्यू। ठीक है, तो अगर आप दो स्प्रिंग लेते हैं सेम नेचर या सेम फिज़िकल स्टेट के, हाँ, उन दोनों का स्प्रिंग कांस्टेंट सेम होगा। दुनिया के सारे स्प्रिंग का कांस्टेंट सेम नहीं होने वाला। अब बच्चे देखें, मैंने इस मैस को इस A पोजीशन पर लाकर छोड़ देना है, यानी मैंने स्प्रिंग को ऐसे खींचा, मैस किस पोजीशन पर आ गया? A पोजीशन पर। अब मैं छोड़ देना है। आपको पता है कि इस स्प्रिंग के अंदर होगी इलास्टिसिटी, क्योंकि हमने जो टॉपिक है उसका नाम क्या रखा है कि इलास्टिक स्प्रिंग लेना है जिसके अंदर लचक हो। तो बच्चे, उस इलास्टिसिटी या उस लचक की वजह से ये जो मैस है ये वापस आएगा अपनी मीन पोजीशन यानी इसके गिर्द, और यहाँ पर एक फ़ोर्स लगती है, मैंने पहले भी बताया था,
जो मीन पोजीशन की तरफ वापस लेकर आती है बच्चे, उस फोर्स का नाम होता है रीस्टोरिंग फोर्स। रीस्टोरिंग फोर्स। तो देखिए यहाँ पर टोटली दो फोर्स हो गई हैं, एक अप्लाइड फोर्स और एक रीस्टोरिंग फोर्स। जब आपने उसको यहाँ से यहाँ इस तरफ लेकर जाना था ना, तो आपने अप्लाई की थी फोर्स। अब आपने यहाँ पर लाकर छोड़ दिया, ए पोजीशन की बात कर रहा हूँ। तो जब छोड़ा तो ये वापस जाएगी मीन पोजीशन की तरफ और एक फोर्स पैदा होगी जिसका नाम बच्चे क्या होगा, रीस्टोरिंग फोर्स उसका नाम होगा। अब बच्चे देखें, रीस्टोरिंग फोर्स उसको वापस मीन पोजीशन की तरफ लाना चाहती है, तो लिख देते हैं रीस्टोरिंग फोर्स। ठीक है। अब रीस्टोरिंग फोर्स की वजह से ये मैस यहाँ पर वापस अपनी मीन पोजीशन जो कि ओ पोजीशन है ना उसके सामने आ गया, यानी मीन पोजीशन पर आ गया। लेकिन वो यहाँ पर रुकेगा नहीं, ये मैस यहाँ पर नहीं रुकने वाला। ऐसा इसलिए कि बेटे अब इसका इनर्शिया होगा। इनर्शिया क्या कहता है? इनर्शिया कहता है अगर बॉडी मूव कर रही है ना तो वो रुके ना, वो मोशन में ही रहे। तो अब ये बॉडी यहाँ पर रुकेगी नहीं, ये मैस मज़ीद इधर को जाएगा इनर्शिया की वजह से। और बच्चे जो मैस यहाँ पर जाएगा एम, वो इस स्प्रिंग को देख सकते हो कितना कंप्रेस कर चुका है। तो ये स्प्रिंग कितना हो गया, कंप्रेस हो गया। अब ये हमारी बुक ने सी डायग्राम बनाई है, दरमियान वाली उसने नहीं बनाई, क्योंकि वो बॉडी मीन पोजीशन पे रुकती नहीं है, वो इनर्शिया की वजह से इधर को मूव करती है और वो अपनी इस पोजीशन पे आ जाती है। ठीक है। अब बच्चे क्या होगा, आगे की स्टोरी सुनते हैं। ये मैस यहाँ पर आ गया, अब ये यहाँ पर रुकेगा नहीं, यहाँ पर ये स्प्रिंग अब कंप्रेस हो चुका है, दोबारा से रीस्टोरिंग फोर्स जनरेट होगी जो कि चाहती है कि बॉडी मीन पोजीशन, यानी ये ओ वाली पोजीशन मीन पोजीशन है ना, इस पर आकर रुक जाए। रीस्टोरिंग फोर्स ये चाहती है। तो फिर यहाँ पर इस स्प्रिंग जो कंप्रेस हुआ है ना, इसके अंदर दोबारा से बच्चे रीस्टोरिंग फोर्स पैदा हो जाएगी, रीस्टोरिंग फोर्स। और ये फोर्स इस मैस को दोबारा से इधर मीन पोजीशन की तरफ धक्का देगी, लेकर जाएगी। जब ये मैस मीन पोजीशन पर पहुँचेगा तो क्या ये रुकेगा? नहीं, अब दोबारा से इनर्शिया काम करेगा। इनर्शिया चाहता है कि मूव करती हुई बॉडी कभी रुके ही ना, तो इनर्शिया की वजह से ये दोबारा इधर को जाएगी, यहाँ पर पहुँचेगी। तो अब ये स्प्रिंग दोबारा से ऐसे इलास्टिक होने की वजह से पूरा खुल जाएगा और दोबारा से उसके अंदर पैदा हो जाएगी रीस्टोरिंग फोर्स जो कि मीन पोजीशन की तरफ लेकर जाना चाहती है। और मीन पोजीशन पर आकर ये दोबारा नहीं रुकेगा, इनर्शिया की वजह से ये इधर को जाएगा। यूँ ये बॉडी, ये मैस कभी इधर और कभी इधर ऐसे बार बार मूव करती रहेगी दो वजह से, एक इनर्शिया की वजह से और एक रीस्टोरिंग फोर्स की वजह से। रीस्टोरिंग फोर्स हमेशा मीन पोजीशन की तरफ लगती है, लेकिन जब बॉडी मीन पोजीशन पर पहुंचती है तो वो रुक नहीं पाती इनर्शिया की वजह से। तो बच्चे ऐसी मोशन को हम सिंपल हार्मोनिक मोशन बोलते हैं ना, जिस मोशन में एक बॉडी मूव करती रहे अपनी सेंटर वाली मीन पोजीशन के गिर्द, ऐसे ऐसे। ठीक है। अब फाइनली काफ़ी ज़्यादा चक्कर लगाने के बाद ये बॉडी रुक जाती है ड्यू टू द फ्रिक्शन, क्योंकि फ्रिक्शन एक्ट करती है, एग्जिस्ट करती है, जो कि इसकी मोशन को रोक देती है। हर स्टेप में थोड़ी बहुत एनर्जी वो इस्तेमाल कर लेती है। अब बच्चे देखें, थोड़ी सी कैलकुलेशन करते हैं। मैंने ये जो फोर्स बनाई थी या ये जो रिलेशन बनाया था कि फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट एक्स है। बेटे ये मैंने अप्लाइड फोर्स की बात की थी तब, तो ये फोर्स कौन सी थी? अप्लाइड फोर्स। लेकिन मुझे पता है कि अब मेरे पास एक दूसरी फोर्स भी मौजूद है, रीस्टोरिंग फोर्स। आप दोनों की डायरेक्शन देखें। अप्लाई कहाँ पे की थी आपने फोर्स? मीन पोजीशन से इधर राइट साइड की तरफ, ए की तरफ, यानी मीन पोजीशन से बॉडी को उठाया और ए की तरफ ले गए, यानी मीन पोजीशन से दूर। तो ये थी आपकी अप्लाइड फोर्स की डायरेक्शन इसकी। लेकिन रीस्टोरिंग फोर्स मीन पोजीशन के करीब लेकर जाती है चीज़ को, ऑपोजिट वे में। तो अगर मैं यही इक्वेशन रीस्टोरिंग फोर्स, यहाँ पर जो फोर्स है वो कौन सी रखूँ? रीस्टोरिंग फोर्स। तो बच्चे ये इक्वेशन सेम रहेगी, F = kx, लेकिन नेगेटिव आ जाएगा यहाँ पर, क्योंकि ये जो इक्वेशन है इसमें जो फोर्स है वो अप्लाइड फोर्स है, तो इक्वेशन में पॉजिटिव आ रहा है। अप्लाइड फोर्स मीन पोजीशन से दूर की तरफ लगती है, जबकि रीस्टोरिंग फोर्स मीन पोजीशन की तरफ लगती है। ऑपोजिट डायरेक्शन होने की वजह से मैंने ये नेगेटिव साइन इंट्रोड्यूस यहाँ पर करवा दिया। लेकिन याद रखिएगा, फिर ये जो फोर्स है ये कौन सी फोर्स की बात कर रहा हूँ मैं? ये बच्चे मैं रीस्टोरिंग फोर्स की बात कर रहा हूँ फिर। ठीक है। सो रीस्टोरिंग फोर्स का अब ये वाला फार्मूला मेरे पास ऐसे निकल आया।
ओके बच्चे, साथ में बुक पे भी देखते जाते हैं। ये डायग्राम आपने बनानी है, यहाँ से लेकर यहाँ तक आपने सारी ये एक्सप्लेनेशन करनी है, ये पूरा पैराग्राफ। उसके बाद देखिए ये वाली फोर्स पॉजिटिव है क्योंकि ये अप्लाइड फोर्स की इक्वेशन है, और अगर यही मैंने रीस्टोरिंग फोर्स की बात की है तो मैंने साथ में बस नेगेटिव लगा दिए, बाकी के एक्स की इक्वेशन सेम है। और ये बीच में ये जो लाइनें हैं दो या ये 3 लाइनें, ये साथ में उसी एक्सप्लेनेशन का पार्ट चल रहा है जी। तो बच्चे मेरे पास फोर्स की ये जो इक्वेशन आई है, मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 कह देता हूँ। अब मुझे पता है कि मैंने न्यूटन का सेकंड लॉ भी पढ़ा है जो कि फोर्स इक्वल टू एम ए को एक्सप्लेन करता है। तो मैं इस इक्वेशन को भी हाईलाइट करके इसका क्या नाम रख दूँ, इक्वेशन नंबर 2 नाम रख देता हूँ। ठीक है, अब दोनों इक्वेशन है तो फोर्स की, ये भी फोर्स की साइड है, ये भी फोर्स की साइड, तो ये दोनों इक्वेशन आपस में बराबर होंगी। लिहाजा आप ये राइट हैंड साइड यानी माइनस का के एंड एक्स ये बराबर कर देंगे इस राइट साइड यानी एम ए के। ठीक है, ये आपने बराबर कर दिया। अब आप ऐसा करें, ये जो एक्सेलरेशन है ना, इसको इस तरफ रखें और ये मैस साथ में मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी तरफ जाके वो डिवाइड हो जाएगा। सो ये बन जाएगा माइनस का के एक्स इस साइड पे है, मैस आके डिवाइड हो गया तो इधर एक्सेलरेशन ए बच गया। अब मैं इसको ज़रा शिफ्ट करता हूँ, एक्सेलरेशन इधर लिख लेता हूँ और माइनस का के एक्स ओवर एम इधर लिख लेता हूँ। जस्ट मैंने साइड ही चेंज की है ना, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब यहाँ पर फोकस कीजिएगा, मैं इस इक्वेशन को ऐसा करता हूँ, पहले हाईलाइट कर लेता हूँ क्योंकि मुझे ये आगे काम आने वाली है। सो ये मैंने हाईलाइट कर लिया यहाँ पर। ठीक है, और नाम दे देते हैं इक्वेशन ए का। अब अच्छे बात को समझें, ये जो के है ये तो स्प्रिंग का एक कांस्टेंट है ना, यानी एक कांस्टेंट वैल्यू है। ये जो मैस है ये भी तो कांस्टेंट है, यानी अगर मैंने यहाँ पर जो मैस लिया, क्या मैं उसको हर लम्हे चेंज करने वाला हूँ? नहीं, मैं तो स्प्रिंग का मैस कभी चेंज नहीं करता। यानी ये पूरी दोनों चीज़ें या पूरी जो फ्रैक्शन है बटा है वो कांस्टेंट है। तो लिख सकते हैं कि ये एक्सेलरेशन ए है, ये इक्वल बराबर है नेगेटिव के, और ये जो सारी हैं ये कांस्टेंट वैल्यू है। ठीक है, और साथ में ये एक्स है। आपको याद करवाता जाऊं मैं, ए एक्सेलरेशन होता है, एक्स जो है वो क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। कहाँ से? मीन पोजीशन से। रिमेंबर, मीन पोजीशन से। यानी अगर आपने बॉडी को यहाँ से यहाँ तक लेकर गए हो तो ये डिस्प्लेसमेंट एक्स कहलाता है। अब चूंकि हम यहाँ से यहाँ तक लेकर गए थे तो ये एक्स का नाम पड़ गया। तो बच्चे ये कांस्टेंट है, ये एक्स क्या है, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन। अब ये नेगेटिव क्यों आ रहा है? आपको याद होगा ये एक्सेलरेशन किस फोर्स से निकला है, ये बच्चे रीस्टोरिंग फोर्स से निकला है। अब रीस्टोरिंग फोर्स जो है वो हमेशा मीन पोजीशन की तरफ लगती है, मीन पोजीशन की तरफ, और डिस्प्लेसमेंट एक्स आपने लिया है मीन पोजीशन से दूर। यानी मैं एक डायग्राम दोबारा बना के बताता हूँ आपको। ये हमारे पास इस तरह का एक स्प्रिंग है, ठीक है, और ये उसका मैस है एम। अब मैं अगर इसको ऐसे ओपन कर दूँ, खुला खुला कर दूँ ऐसे, तो यहाँ पर दोनों चीज़ें समझें। जो डिस्प्लेसमेंट लेना है ना, ये देखिए ये मीन पोजीशन है, यहाँ से ऑनवर्ड यानी दूर की तरफ आप लेते हो एक्स डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, तो एक्स की डायरेक्शन हुई मीन पोजीशन से दूर, और रीस्टोरिंग फोर्स लगती है मीन पोजीशन की तरफ एफ, और रीस्टोरिंग फोर्स से ही तो एक्सेलरेशन पैदा होता है जिसका नाम होता है रीस्टोरिंग एक्सेलरेशन। तो आप देख सकते हो कि एक्सेलरेशन और एक्स डिस्प्लेसमेंट क्या ये ऑपोजिट नहीं है? बिल्कुल ये ऑपोजिट डायरेक्शन में है। इस वजह से यहाँ पर नेगेटिव आ रहा है क्योंकि ये एक्सेलरेशन और ये एक्स ये दोनों ऑपोजिट होते हैं। ऑपोजिट इसलिए कि एक्सेलरेशन हमेशा मीन पोजीशन की तरफ लगता है तो नेगेटिव आ जाता है। ऑलराइट, ओके बच्चे, अगले पेज पे ये सारी डेरिवेशन आपने कर लेनी है, और मैं यहाँ तक पहुँच चुका हूँ कि एक्सेलरेशन है, नेगेटिव क्यों आया, कांस्टेंट कैसे आया, और एक्स कैसे आया। नाउ प्लीज़ फोकस बच्चे, ये जो कांस्टेंट है और ये इक्वल है, देखें हम ना इस इक्वल या कांस्टेंट की जगह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिख सकते हैं। जैसा कि मैं ऊपर एक मिसाल देता हूँ, आप यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पर जब मेरे पास ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन था तो मैंने इक्वल लगाया और एक कांस्टेंट के लगाया। तो अगर मैं इस इक्वल या कांस्टेंट को ख़त्म करना चाहूँ तो मुझे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लगाना पड़ेगा। सो वही काम मैंने किया है, मैंने इस इक्वल और इस कांस्टेंट को ख़त्म कर दिया और उसकी जगह मुझे ये साइन लगाना पड़ा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का। इसके इस तरफ है ए एक्सेलरेशन और इस तरफ है नेगेटिव और इधर है एक्स। ठीक है, तो ये हमारे पास बन गया वो रिलेशन। अब ये रिलेशन क्या बोलता है,
इसमें बोला गया कि ये जो एक्सेलरेशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डिस्प्लेसमेंट x के। मतलब अगर बॉडी को आपने इतना डिस्प्लेसमेंट x कवर करवाया तो उस हिसाब से एक्सेलरेशन पैदा होगा। अगर आपने ज़्यादा डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट कवर करवाया होता x तो बॉडी में ज़्यादा वापस आने का एक्सेलरेशन पैदा होता। मतलब एक्सेलरेशन उतना ही पैदा होगा जितना आपने बॉडी का डिस्प्लेसमेंट रखा हुआ है। अगर आपने बॉडी को थोड़ा डिस्प्लेसमेंट दिया तो बच्चे उसमें थोड़ा एक्सेलरेशन पैदा होगा, एंड इसके वाइस वर्सा यानी इसके उलट। और साथ में नेगेटिव का मतलब मैं आपको बता चुका हूँ कि एक्सेलरेशन हमेशा मीन पोजीशन की तरफ लगता है और डिस्प्लेसमेंट हमेशा मीन पोजीशन से दूर लगती है जी। तो ये वो सिंबल है कि एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव ऑफ एक्स। अब इसको हमने इस लाइनों की शक्ल में बताया है। देखें, इट शोज़, ये इक्वेशन आपको बताती है कि जो एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी है ना एग्जीक्यूटिंग SHM यानी SHM करने वाली बॉडी, सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करने वाली बॉडी, उसका एक्सेलरेशन हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके? डिस्प्लेसमेंट के, x डिस्प्लेसमेंट है, एंड इज़ ऑलवेज डायरेक्टेड टूवर्ड्स मीन पोजीशन। और एक्सेलरेशन की हमेशा डायरेक्शन किधर होती है? मीन पोजीशन की तरफ होती है, इसलिए नेगेटिव का साइन भी आ रहा है। ओके बच्चे, यहाँ से हम आगे मज़ीद कुछ कॉन्सेप्ट समझते हैं। देखें यहाँ पर ये जो कांस्टेंट निकला है ना, ये कोई तो कांस्टेंट होगा ना। ये निकला कहाँ से? K/M को कांस्टेंट लिखा है। तो जो फिज़िक्स वाले हैं, जो फिज़िक्स दान हैं, उन्होंने क्या किया, इस कांस्टेंट को ओमेगा स्क्वायर के बराबर साबित किए। यानी उन्होंने जब एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए तो ये कांस्टेंट क्या निकल रहा था? ओमेगा स्क्वायर। और ओमेगा मैं पिछले लेक्चर्स में बता चुका हूँ कि ओमेगा होता है एंगुलर फ्रीक्वेंसी। एंगुलर फ्रीक्वेंसी होता है ओमेगा। सो उन्होंने इस कांस्टेंट की जगह ओमेगा स्क्वायर लिख दिया। ये नेगेटिव वैसे ही है, इक्वल के इस तरफ एक्सेलरेशन है और इस तरफ है x। ठीक है, अब मैं इन दोनों इस इक्वेशन को भी क्या करता हूँ? हाईलाइट कर लेता हूँ और मैं बच्चे इसका नाम देता हूँ b इक्वेशन। ठीक है, अब गौर से बात सुननी है। आपने इक्वेशन a को b के साथ कंपेयर करना है। तो देखें, इक्वेशन a में बच्चे इधर एक्सेलरेशन बिल्कुल बराबर हुए, फिर इक्वल का साइन, इधर इक्वल है, फिर बच्चे यहाँ पर नेगेटिव है तो इधर भी नेगेटिव आ गया। उसके बाद यहाँ पर लास्ट में x है तो यहाँ भी लास्ट में x आ गया। इट मीन जब सारी चीज़ें बराबर हैं तो दरमियान वाला यहाँ पर ये जो K/M है, ये जो K/M है ये वाला, और इधर आ रहा है उसकी जगह ओमेगा स्क्वायर, ये भी आपस में बराबर होने चाहिए ना। तो हम यहाँ पर लिखते हैं कंपेयरिंग A इक्वेशन एंड B इक्वेशन। यानी मैं इक्वेशन A और जब B को आपस में कंपेयर करता हूँ और सारी चीज़ें बराबर आती हैं, तो जो K/M है, K/M वो बराबर आना चाहिए इस B के कांस्टेंट यानी ओमेगा स्क्वायर के। तो बच्चे अगर मैं यहाँ पर दोनों तरफ इधर भी अंडर रूट कर दूँ, इधर भी अंडर रूट कर दूँ, तो यहाँ पर क्या बनेगा? स्क्वायर अंडर रूट कैंसिल, तो पीछे सिर्फ ओमेगा बच जाएगा। तो ये रहा बच्चे ओमेगा, और इस साइड पर क्या है? अंडर रूट K कांस्टेंट ओवर M मैस। तो बच्चे मेरे पास ये जो ओमेगा की इक्वेशन निकली है ना, इसमें ओमेगा क्या है? एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। और मैंने इस चैप्टर के पहले लेक्चर में बताया था कि ये जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा है ना, ये बराबर होती है 2πf के। यहाँ पर f लीनियर या नॉर्मल फ्रीक्वेंसी ये वाली है। ठीक है, सो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एक रिलेशन लिखता हूँ साइड पर कि ओमेगा बराबर होती है 2πf के। तो अगर मुझे यहाँ से ये फ्रीक्वेंसी निकालनी है तो 2π जो साथ मल्टीप्लाई हो रहा है ये इस तरफ आके डिवाइड हो जाएगा, तो ये बन जाएगा ओमेगा ओवर 2π। ठीक है, और इस तरफ क्या बच गया? फ्रीक्वेंसी बच गई। अब फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला निकल आया ओमेगा ओवर 2π, और हम इसको यूं भी लिख सकते हैं। देखिए फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला है ना, मैं अगर साथ में डॉट 1 से मल्टीप्लाई कर दूं तो बचे 1 मल्टीप्लाई ओमेगा भी तो ओमेगा के बराबर ही रहेगा ना। तो ये ऊपर 1 है बटे के, और नीचे है ये वाला 2π। ठीक है, और साथ में ये वाली ओमेगा है। तो फ्रीक्वेंसी का बेसिकली ये फार्मूला आ गया। अब मैं इस फ्रीक्वेंसी के फार्मूले में जो ओमेगा आ रहा है ना, उसकी ये वाली वैल्यू यूज़ कर लेता हूँ। सो क्या बन जाएगा? फ्रीक्वेंसी विल बी इक्वल टू 1/2π। ये रहा 1/2π, और साथ में ओमेगा नहीं लिखता, उसकी ये वाली वैल्यू लिख देता हूँ जो कि क्या है? अंडर रूट K/M है। ऑलराइट, तो बच्चे ये सारा हमने कर लिया टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी।
इसमें मैं फ्रीक्वेंसी का ये वाला फार्मूला निकाल चुका हूँ, अब टाइम पीरियड का आखिरी आपको बता देता हूँ। ओके बच्चे, यहाँ पर फ्रीक्वेंसी का ये वाला फाइनल फार्मूला निकला है आपके पास। नाउ आपको पता है कि जो टाइम पीरियड होता है ना, वो हमने 1 फ्रीक्वेंसी के इक्वल रखा है, रेसिप्रोकल बोला था इसको। सो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे टाइम पीरियड निकालने के लिए ना फ्रीक्वेंसी को रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, यानी उलट करना पड़ेगा। और उलट कैसे करेंगे, आप इस बटे को, इस फ्रैक्शन को उल्टा कर देंगे तो बच्चे टाइम पीरियड निकल आएगा। तो देखें कैसे, 1/2 बन जाएगा 2π/1। और आपको पता है ओवर के नीचे 1 हम नहीं लिखते। और ये जो अंडर रूट है ये वैसे ही रहेगा, उसके अंदर ये जो k/m है ये बन जाएगा mass/k, m/k। तो बच्चे ये जब मैं उल्टा दूंगा तो ये क्या बन जाएगा, टाइम पीरियड इक्वल टू 2π mass/k। लेकिन हमारी बुक ने एक मिस्टेक की है कि टाइम पीरियड को 1 फ्रीक्वेंसी के इक्वल रखा, 1/2π को उलट करके 2π आ गया, लेकिन उसने k/mass को उल्टाया ही नहीं, जो कि सरासर गलत है। तो आपको लिखना है mass/k, इसको काट के लिखते हैं। ये चूँकि PDF है तो शायद जो सही वाली बुक आएगी मार्केट में उसमें सही ही मिलेगा आपको।